देता हूँ। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। तो पिछले क्लास में जो लास्ट टॉपिक था उसमें तो हम लोग देख रहे थे प्लेनरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम्स। वो जो वो देख रहे थे पिछले क्लास में, अगर कोई sp3 है तो सिंपल लॉजिक है कि पूरे मॉलिक्यूल मगर एक भी एटम sp3 आगे जो सेंट्रल एटम है तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, दैट मींस टेट्राहेड्रल, दैट मींस नॉन प्लेनर। सिंपल लॉजिक था। sp3 एक भी एटम आ गया दैट मींस नॉन प्लेनर। sp2 अगर आ जाए, सारा एटम जो भी मॉलिक्यूल है उसमें हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्ट सराउंडिंग एटम, जो सेंट्रल एटम है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 सबका अगर आ रहा है तो प्लेनर, और अगर sp आ गया दैट मींस वो लीनियर। इस टाइप से सोचना था वहां पे। उसी को आगे मैं बढ़ाता यहाँ पे, लोगों को आगे चेक करना है इसमें। प्लेनरिटी इन क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम, और इसमें देखने कि दो वर्ड आ जाता है यहाँ पे बेसिकली। एक आ रहा है इसमें क्यूमुलेटेड, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, और ये बेसिकली ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, ऑर्गेनिक में यूज होता है, बट देखना यहाँ पे बॉन्डिंग में ही। अब देखना कि यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक आता है इसमें कंजुगेटेड, इसको अलग से नोट कर लेते हैं इसमें। कंजुगेटेड, आइसोलेटेड एंड क्यूमुलेटेड। तो जो कंजुगेटेड होता है कहीं पर भी अगर इस टाइप से आ रहा हो उसमें, अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहा हो इस तरीके से यहाँ पे, देखो तीनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। कंजुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड। तो कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है कि अगर दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में हो दैट मींस अल्टरनेट हो। सिंपली याद रखना है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कंजुगेटेड। दैट मींस ये क्या, अल्टरनेट है। कंजुगेटेड का सिंपल सा मीनिंग है अल्टरनेट हो। और क्यूमुलेटेड वर्ड का मीनिंग होता है इसमें वो जो दो डबल बॉन्ड हो, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे जब क्यूमुलेटेड किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा हो किसी ओपन चेन में, और ये क्या हो रहा है इसमें, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा हो। और जो ना कि कंटिन्यूअस हो ना तो अल्टरनेट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। नाइदर कंटिन्यूअस नॉर अल्टरनेट। इसको अलग से नोट कर लेते हैं, यहाँ पे है सुन भी लोग। एक सिंपल सा है कि कंजुगेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसको लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड किसको बोल रहे हैं, जब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, ओपन चेन आ रहा हो, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड आ जाए, दैट मींस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटेड सिस्टम। और जो कि ना अल्टरनेट आ रहा हो ना फिर कंटिन्यूअस आ रहा हो वहां पे, उसको लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। ये क्या आ जाएगा इसमें, आइसोलेटेड। इसको भी अलग से नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं इसको स्टार्ट करेंगे अभी। तो हम लोगों को किसमें देखना था, क्यूमुलेटेड सिस्टम, दैट मींस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड वाले केस में प्लेनर या नॉन प्लेनर चेक करना है वहां पे। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है। यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना है, आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काम आता है। कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड दैट मींस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड ना तो कंजुगेटेड और ना तो क्यूमुलेटेड, देन वो आइसोलेटेड हो जाता है। अब हम लोग देखना था क्यूमुलेटेड सिस्टम में, दैट मींस सबसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटेड सिस्टम, ये इसका एक नेम और भी होता है यहाँ पे है प्लेनरिटी इन
इसको हम लोग एलिन सिस्टम भी बोलते हैं, यहाँ पे है ALLENE। इसमें क्यूमुलेटिव सिस्टम ऐसे क्या बोलते हैं, एलिन सिस्टम यहाँ पे है। अब इस केस में देखना है, फर्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें चेक करना है कि प्लेनर या नॉन प्लेनर। ये कौन सा सिस्टम है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ रहा है, दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूस यहाँ पे है, दैट मींस क्यूमुलेटेड सिस्टम है ये। अब इस केस में चेक करना है यहाँ पे प्लेनरिटी, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। उसके लिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C H और H। अब देखोगे इसको नॉर्मली अगर देखते हो यहाँ पे है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है sp, और इस कार्बन का sp2। तो नॉर्मली देखोगे यहाँ पे तो लगेगा कि ये sp2 आ रहा है, sp आ रहा है और ये sp2 आ रहा है, दैट मींस प्लेनर होना चाहिए था यहाँ पे। sp2 इस कार्बन का sp आ जा रहा है, लीनियर रहेगा, और ये sp2। बट इसमें कोई डिफरेंट होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, और पहली बार में ध्यान से देखोगे इसमें। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। चेक क्या करना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं, वो चेक करना है यहाँ पे, प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो सबसे पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp2 इसका क्या रहेगा sp, और इसका sp2, और इसका सबसे ज्यादा यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आता है। अब सबसे पहले देखना है कि तीनों कार्बन की बात करो यहाँ पे, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करना है। थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, ध्यान में देखोगे। कार्बन कार्बन, ये और भी थोड़ा है इसमें, किसी एक कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था sp2, और जो जितना sp2 आ रहा है दैट मीन उतना ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। sp2 बना, दैट मीन कितना sp2 बन रहा होगा इस कार्बन के लिए 3sp2। तो इसमें जो 3sp2 उसको दिखा दो यहाँ पे, एक ये sp2 और एक ये sp2। मिडिल वाले कार्बन का sp आ रहा है, और जब sp आ रहा है कितना sp बन रहा होगा इसका 2sp। जब भी sp है दैट मींस 2sp, sp2 है, तीन वर्ड आ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं s और 2p दैट मींस 3sp2। तो मिडिल वाले कार्बन का 2 sp आ रहा है, दैट मींस एक sp मैं इधर दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, और एक sp है मिडाइल ऑर्बिटल इधर यहाँ पे। क्लियर है, देखते जाओगे ध्यान से इसमें। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे है, इस कार्बन का 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, और वैसे भी 3sp2 बनता है यहाँ पे। एक sp2 में इधर दिखा दे रहा हूं यहाँ पे है, एक sp2 इधर आ रहा है इसमें, और एक sp2 इधर आ रहा है यहाँ पे। अब सोचना था यहाँ पे कि ये जो sp2 ले रहा है यहाँ पे हम लोग इस केस में, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे। एक जो ये लाइन पे आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस एक तो जो इस लाइन पे आ रहा है दैट मींस pz वाला रहेगा कि यहाँ पे sp2 में एक pz तो रहेगा, और px और py के अलावा भी कोई भी ले सकते हैं कि यहाँ पे एक pz आ रहा है इसमें, और एक py या px जो भी मानो यहाँ पे है, ये हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। ये जो p है यहाँ पे है, इंटरनल एक्सिस क्या z एक्सिस है, दैट मींस ये जो p आ रहा है यहाँ पे वो pz ही रहेगा, और यहाँ पे जो sp2 देखते हैं वो क्या आएगा वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अगर ये pz और py अगर ले रहा है यहाँ पे है इस कार्बन sp2 के लिए, तो ये pz py अगर आ रहा है यहाँ पे है, दैट मींस एक pz py। स्टार्टिंग का जो ये h है इसको तो दिखा लो यहाँ पे है। अब जो ये h और h आ रहा है यहाँ पे है, ये जो दोनों h आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, वो किस प्लेन में होगा। तो इस sp2 को मैंने क्या माना था, अगर sp2 दैट मींस ये कार्बन प्लेन में होगा। किस प्लेन में होगा ये कार्बन, pz py, क्योंकि मैंने p2 जो लिया हुआ है वो क्या है उसमें pz और py। दैट मींस ये जो h और h ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये दोनों यहाँ पे है, वो किस प्लेन में आ रहा होगा, यहाँ पे है zy प्लेन या yz प्लेन, जो भी लिख लो यहाँ पे है yz प्लेन। अब देखना यहाँ पे अगर ये yz प्लेन में आ गया, इस कार्बन का अगर p2 जो आ रहा था pz और py अगर बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में pz एंड py चला गया, इस राइट वाले कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज है अभी, xpx
पी एक्स पी जेड पी वाई, तो इस कार्बन का चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइज हो गया, वो sp2 बन गया। इस कार्बन का बचा कौन सा, पी एक्स। ये क्या आया था यहाँ पे, पी एक्स। और ये पी एक्स अगर है यहाँ पे है, और पाई बॉन्ड बनाना इस कार्बन के साथ, इस कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल होना पड़ेगा, मिडिल वाले कार्बन का भी पी एक्स। सेम टाइप का ऑर्बिटल होगा तभी ये लेटरल ओवरलैपिंग कर पाएगा। ये क्या होगा, पी वाई, ये पी एक्स एक ओवरलैपिंग कर लेता है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है। अब मिडिल वाले कार्बन को ध्यान से देखोगे, मिडिल वाले कार्बन का एक एस और 3 पी वाई था, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मिडिल वाले कार्बन का पी जेड चला गया तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में, पी एक्स चला गया इसके साथ ओवरलैपिंग में, तो मिडिल वाले कार्बन का बचा कौन सा, पी वाई। पी वाई। इसके पास कौन सा बचा वहां पे, पी वाई। ये पी वाई आ गया तुम्हारा यहाँ पे। क्लियर है ये। अब जब ये पी वाई है, तो लेफ्ट वाले कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल होगा जो ओवरलैपिंग कर पाएगा पी वाई के, px ये पी वाई था, py कार्बन बनाना है। तो ये अगर पी वाई है, इस कार्बन का पी वाई आना पड़ेगा तभी इस पी वाई के साथ ओवरलैपिंग कर पाएगा, पी वाई और पी वाई। क्लियर है ये भी क्या होना पड़ेगा, पी वाई। चाहे एक्सियल ओवरलैपिंग हो चाहे लेटरल ओवरलैपिंग हो, सेम ऑर्बिटल चाहिए वहां पे, पी एक्स पी वाई या पी जेड एक्सियल के लिए। ये अगर पी वाई है, इसका भी क्या होना पड़ेगा, पी वाई। अब ये पी वाई और ये पी वाई जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, वो ओवरलैपिंग करेगा। और लेफ्ट वाले कार्बन का अगर पी वाई चला गया लेटरल ओवरलैपिंग में, इसका जो P2 था sp2, जो 2p बचा, तो py तो चला गया ओवरलैपिंग में, इसके पास बचा कौन सा यहाँ पे, xz px एंड pz। और लेफ्ट वाले कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन में जो जा रहा है वो क्या है, px और pz। दैट मींस ये दोनों जो H आ रहा था यहाँ पे, तो दिखा भी दो H और H। इसमें जो लेफ्ट का जो दोनों H आ रहा था यहाँ पे, दैट मींस ये जो बॉन्ड आ रहा है वो तुम्हारा किस प्लेन में आ रहा होगा, इसमें यहाँ पे XZ प्लेन में होगा। ये किस प्लेन में आ रहा होगा, XZ प्लेन। तो मैंने एज्यूम क्या क्या हुआ था यहाँ पे, YZ, ये H और H YZ प्लेन में है। और जब फाइनली इधर का हम लोग दोनों H को देख रहे हैं, तो ये किस प्लेन में आ जा रहा है, XZ प्लेन में। तो लेफ्ट और राइट का जो दोनों H और H आ रहा है, ये H डिफरेंट प्लेन में YZ प्लेन में, और ये XZ प्लेन में आ जा रहा है ये H और H। दैट मींस मॉलिक्यूल जो ओवरऑल रहेगा वो नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि दोनों H लेफ्ट का और राइट का डिफरेंट प्लेन में आ रहा है। ये जो मॉलिक्यूल होगा ओवरऑल नॉन प्लेनर होगा, एक प्लेन में सारा इसका एटम नहीं आ पा रहा है, ये दोनों H डिफरेंट प्लेन में और ये H डिफरेंट प्लेन में। दैट मींस ये क्या रहेगा, ओवरऑल नॉन प्लेनर। सर फिर से बताओ। तीनों पी वाई या फिर तीनों पी एक्स क्यों नहीं हो सकते? नहीं, यहाँ पे देखना वो किसमें डायग्राम सेटिस्फाई नहीं होगा ना फिर। तीनों पी वाई तीनों पी एक्स हम लोग जानते हैं किसमें sp2 है। तो कहीं भी अगर sp2 किसी एक कार्बन का अगर लोग है, एक कार्बन में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इसमें यहाँ पे है, किसी एक कार्बन का हम लोग क्या देखेंगे, उसमें एक s होगा और ये 2p, तो px py pz तीनों डिफरेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो किसी भी एक साइड से स्टार्ट करोगे, इसको अगर yz प्लेन मैंने मान के स्टार्ट किया तो ये फाइनली क्या आ जाता है, xz प्लेन। या इसको अगर XZ प्लेन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मिल जाएगा तुम्हें YZ प्लेन। दैट मींस ये डिफरेंट प्लेन में दोनों H आ पाता है यहाँ पे। दैट मींस ये तीनों ओवरऑल क्या कार्बन आ के पाता है यहाँ पे, px नॉन ही प्लेनर। करेंगे ऐसा? तीनों कार्बन के हाँ, px या फिर तीनों कार्बन के py ही रिएक्ट मतलब एक साथ कंबाइन करे तो? एक साथ तीनों कार्बन का तीनों कार्बन का अलग अलग रहेगा इसमें। इसमें जो एज्यूम किया हुआ है, एक को जेड तो हम लोग इंटरनल एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी पीजेड, इसमें भी पीजेड और इसमें भी पीजेड आ रहा है। तो पीजेड तो सबका सेम है, क्योंकि इंटरनल एक्सिस सेम ही ले रहे हैं वहां पे पीजेड। अब बचा कि ये पीजेड और पी वाई प्लेन में आ रहा है, दैट मींस वाईजेड प्लेन। और लेफ्ट का क्या आ जा रहा है इसमें, पीएक्स पीजेड। तो सिंपल सा सोचने का तरीका था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर फाइनली यहाँ तक देखते हैं ये डिफरेंट प्लेन में आ पा रहा है और ये डिफरेंट प्लेन में। और हर एक कार्बन में पीएक्स पी वाई पीजेड होगा, किसी एक कार्बन का हम लोग
पीवाई तीनों यूज नहीं कर पाएंगे वहां पे। ये क्या आ रहा था, नॉन प्लेनर, इसको नोट भी करो। सर मैं वैसे किसी का नहीं, होटल, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ बताओ फिर से। जो हमने px किया फर्स्ट कार्बन एंड मिडल कार्बन का, वैसे ही नेक्स्ट कार्बन का py लिया तो वो भी px ही लेते ना। नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या था, देखिए क्या था, px, तो इस मिडिल वाले कार्बन का अगर px ले लिया तो इस मिडिल वाले कार्बन के पास तो अब px बचा ही नहीं, pz तो यहाँ पे चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, pz चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, px चला गया इसके साथ ओवरलैपिंग में, इस मिडिल वाले कार्बन के पास बचा कौन सा, py ऑर्बिटल, और जब py ऑर्बिटल ही है ये py इसके साथ py ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर? यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये था कि pz चला गया हाइब्रिडाइजेशन में मिडिल वाले कार्बन का, और px चला गया इसके साथ ओवरलैपिंग में, तो मिडिल वाले कार्बन के पास बचा कौन सा, py, जो py बचा इसका py और इसका py आएगा, तभी ओवरलैपिंग कर पाएगा। ठीक है सर Clear है इसमें हम इसमें? हमारे हिसाब से ले सकते हैं ना? हाँ फिर से बता, तुम्हारे हिसाब से क्या है? जैसे जो सेंट्रल कार्बन है उसमें पीवा और पीजेड ले लेंगे, और फिर जो लेफ्ट साइड में कार्बन है उसमें पीजेड का बनाएंगे हम। इसमें किसी एक को इंटरनल एक्सिस मानना पड़ेगा तुम्हें। इसमें क्या यहाँ पे है, pz, इसको भी pz ले लो, इसको भी pz, एक तो रहेगा वहां पे इंटरनल एक्सिस, और उसके अलावा फिर बाकी को सोचना है वहां पे क्या रहेगा। इसको अगर pz हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, px इसके साथ ओवरलैपिंग में चला गया, तो जो इस कार्बन के पास बचा वो py बचा, तो py और इस कार्बन का भी फिर py आना पड़ेगा, तभी वो लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। ये जो दो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये px और ये py। क्वेश्चन था कि सर इसको भी px क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर इस मिडिल वाले कार्बन का एक px अगर इधर चला गया, इस मिडिल वाले कार्बन के पास अब px बचा ही नहीं, तो उसके पास क्या बचा, py, ये py और ये py ओवरलैपिंग करेगा और देन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये ओवरऑल yz प्लेन और ये ओवरऑल xz प्लेन में आ रहा है, दैट मींस ये क्या आ जा रहा है यहाँ पे, नॉन प्लेनर, दोनों साइड का h डिफरेंट प्लेन में आ जा रहा है वहां पे। सर वो सेंटर वाले कार्बन का पीजेड जो रहेगा वो हमेशा लेटरल में आ जाएगा, नहीं इसलिए हम पीवाई और पीएक्स को ही बना रहे हैं एग्जैक्ट। हाँ बिल्कुल, pz का तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा, क्योंकि जो इसका भी p है इसका भी p है, उसको वो हाइब्रिडाइजेशन में मान रहे हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, कोई एक तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा इसमें, यहाँ का pz, इसका भी pz और इसका भी pz, उसको क्या माना यहाँ पे, इंटरनल एक्सिस ही z एक्सिस है, तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, दो ही बचा यहाँ पे। देखते हैं एक और एग्जांपल देखें, और भी क्लियर होगा इसमें, इसको नोट करो, ऐसा एक एग्जांपल और है, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, इसको चेक करना कि ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, उसकी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको ड्रॉ भी पहले करो अच्छे से। बोर्ड तो क्लियर है इसमें सबको? इसमें बोलो सर बोर्ड ब्लर है, आई थिंक बोर्ड अभी क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। क्लियर है पहले ब्लर था, अभी क्लियर है। चलो ठीक है, अभी क्लियर है। 5 मिनट के लिए ब्लर था। ओके चलो ठीक है, वो मूवमेंट के कारण भी ऐसा होता है, जब मेरा मूवमेंट होता है थोड़ा वो कभी कभी ब्लर होता है, तो ठीक है। नोट कर रहा है। बिल्कुल प्रॉपर दिखाओगे इसमें, यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला क्या एग्जांपल है, इसी लॉजिक पे, तो और भी क्लियर हो जाएगा वहां पे। और लास्ट में फिर इसका हम लोग कंक्लूजन देख लेंगे, इसका कंक्लूजन क्या रहता है। सर वो जो इसमें दो डबल LHS बॉन्ड में जो है, कार्बन है डबल बॉन्ड है। हाँ बताओ। सर, लेफ्ट हैंड में जो कार्बन है उसका तो एक pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन गया, हाँ एक py आ गया, तो उधर xz कैसे बचे, उधर x ही बचेगा ना बस। नहीं, तो ये जो P2 में गया है, ये P2 में दैट मींस sp2, तो दो p जो है तो एक px और pz है, ये दो दो ही बचेगा यहाँ पे। इंटरनल एक्सिस तो यहाँ पर भी हम लोग वही स्टार्ट किए हुए थे, तो जो इंटरनल एक्सिस बना भी है उसी से क्या हो रहा है, वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है,
तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स एक एस और दो पी जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, एक पी एक्स और एक पी जेड दिया होगा यहाँ पे, तो दो तो यहाँ पे रहेगा ही क्योंकि P2 बन रहा है वो, तो P2 मतलब एक पी एक्स और एक पी जेड। ठीक है, जेड हाइब्रिडाइजेशन में चला गया यहाँ पे, बट एक पी एक्स और एक पी जेड जो हाइब्रिडाइजेशन में गया था, दैट मीन्स पी एक्स पी जेड, इस तरह से सोचना था वहां पे। सर हाँ बताओ। थर्ड वाले कार्बन का जो ऊपर के साइड का जो हाइड्रोजन है वो वाई प्लेन में होगा ना? हाइड्रोजन हम लोग कोई वाई प्लेन नहीं, प्लेन वाई तो एक्सिस हो गया, प्लेन होता है हाँ या वाई एक्स वाई एक्सिस, प्लेन या वाई जेड प्लेन, ये एक दोनों वाई क्या एक्सिस रहेगा, पे वाई होगा। जेड प्लेन में रहता है। एक्सिस की बात नहीं कर, दोनों प्लेन में बात करते हैं। ये वाई जेड कौन सा वाई कौन सा जेड है उससे मतलब नहीं है, ये वाई जेड प्लेन है, और ये जो ओवरऑल आ जाता है इधर एक्स जेड प्लेन। अब इस दोनों में कौन यस सा सर। वाई जेड इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे वहां पे। ये तो नोट कर चुके होंगे इसमें। और जो लोग इसको नोट कर लिए, इसी तरीके से इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करो उसमें। इसका मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके सोचना है कि ये प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो मैं हिंट्स बस दिया, उसको नोट भी करो, उसको ट्राई करना है वहां पे क्या होगा। सर नॉन प्लेनर। नॉन देखते हैं वहां पे। प्लेनरी। सोचना कैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पे, जैसे मैं इस कार्बन का sp2 लिया, दैट मीन्स 2p हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, और जिसको हाइब्रिडाइजेशन में मानोगे pz py या px pz, वो क्या आ जाता है यहाँ पे है, वही प्लेन में ये दोनों एज रहा होगा, जिसको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में मानोगे py pz या px pz। तो मैंने यहाँ पे yz माना हुआ था, इसमें कुछ और भी मान के स्टार्ट कर सकते हो। चलो आज मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हो। सब प्लेनर आ रहा है। लेक्चर जो हुआ था, हाँ बताओ। सब प्लेनर है इसका ज्योमेट्री। सर ये देखते हो ओवरऑल प्लेनर आता है, चेक कर लेंगे यहाँ पे। ये सब तो प्लेनर पिछली ही आ रहा क्लास में जो लोग भी एब्सेंट थे, तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग देखोगे। पिछले क्लास में बहुत सारे लोग, मकर संक्रांति था, कुछ लोग एब्सेंट भी थे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको सोचना कैसे था। यहाँ पे मैं इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ, sp2 आ रहा है इस कार्बन का, दैट मीन्स 3sp2 बन रहा होगा। ध्यान से देखते जाओगे पहली बार। और यहाँ पे जो P2 आ रहा है, तो इसको जो भी एज्यूम करना है, तो मैं एज्यूम कर लो इसको। एक तो जेड को लेना है यहाँ पे, क्योंकि जेड ही क्या इंटरनल एक्सिस है। इस sp2 मान लेते हैं एक एस रहा होगा। अब यहाँ पे मैं px pz ले रहा हूँ, px pz, और ये px pz एज्यूम कर रहा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर। दैट मींस ये दोनों H किस में रहा होगा, xz प्लेन में। जो भी तुम्हें मन करे एज्यूम करने का यहाँ पे कर सकते हो। जेड तो इंटरनल एक्सिस से जेड एक रहेगा, बाकी px pz में जिसको भी मान, px py में कोई एक मान लो यहाँ पे। तो मैं px pz मान रहा हूँ, दैट मींस ये दोनों H किस प्लेन में रहा होगा, यहाँ पे xz प्लेन में। यहाँ पे 3 sp2 आता है, इसको दिखा भी दोगे यहाँ पे 3 sp2, 1 sp2, एक ये sp2 और एक ये sp2। फिर इस कार्बन पे आ जाए यहाँ पे, मैं अगर नंबरिंग भी कर दूं इसको, सर फर्स्ट उसमें कार्बन, जेड सेकंड अगर कार्बन, थर्ड इंटरन्यूक्लियर कार्बन, फोर्थ एक्सिस है तो कार्बन। हाँ बताओ। जेड को एक्सिस लिया है तो उधर पी एक्स पी वाई ले सकते हैं ना? नहीं,
अब जो देखना कि यहाँ पे जो px pz आ रहा है यहाँ पे है, ये एस भी तो है, ऐसा नहीं कि ये pz ये py pz ये px, ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ पे इसमें 3 जो ऑर्बिटल आ रहा था s px pz, ये sp2 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था तो यहीं से 3 बन जाएगा 3sp2। और ये जो 3sp2 बना है, एक ये sp2 जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक ये sp2 जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो जब ऐसा इसमें नहीं कि ये pz को इंटरनल एक्सिस ले रहे हैं, ये px py, ऐसा नहीं है इसमें। एक s भी है, एक s px pz, ये तीनों मिलकर के 3sp2 बना रहा है। और जब px pz यहाँ पे ले ही रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इंटरनल एक्सिस भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, pz है यहाँ पे, या px कोई भी मान सकता हो, बट इन जनरल मैंने pz माना हुआ तो ये pz रहेगा। यहाँ पे तुम लोग ये सोच रहे हो इसमें कुछ लोग कि सर इंटरनल एक्सिस z हो गया तो px py को ले लेंगे, नहीं। इसमें जो 2 p है, px और एक pz, दैट मींस इसी में इंटरनल एक्सिस भी आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। ये s px pz और ये h और h था, तो h और h को दिखा दो यहाँ पे है। ये जो दोनों h है, मैंने एज्यूम क्या किया हुआ, px pz प्लेन में ये है कार्बन है यहाँ पे, दैट मींस ये भी किस में रहा होगा, xz प्लेन में, क्योंकि x और z मैंने माना हुआ यहाँ पे, xz प्लेन। अब इस मिडिल वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का क्या लोग यहाँ पे pz, इसमें भी ये किसमें हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, pz और ये pz। तो थर्ड वाले कार्बन का दो ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, sp आ रहा है, एक s और एक p, दैट मींस 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक sp को इधर दिखा दोगे इसमें, एक sp इधर आ गया। सेकंड कार्बन का भी 2 sp बनेगा, एक sp इधर आ गया और एक sp इधर आ गया यहाँ पे। और फर्स्ट कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो फर्स्ट कार्बन में कितना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, sp2 आ रहा है, दैट मींस इसमें भी 3 बना था, 3sp2। एक sp2 में इधर दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, एक sp2 इधर आ रहा है यहाँ पे, और एक sp2 इधर आ रहा है। थोड़ा समझने वाला पार्ट है ये। अब क्या करोगे, यहाँ पे 4 कार्बन आ गया, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर भी था। अब फर्स्ट कार्बन का ध्यान से देखोगे, सॉरी फोर्थ कार्बन का अगर px pz हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, सही है। उसमें एक पॉइंट ये याद रखना था कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज है उससे होता है। तो जो हाइब्रिडाइज हो गया वो तो हो गया, बचा कौन सा रह गया इस कार्बन के पास, px pz चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, बचा py। इसके पास दिखा दे तो यहाँ पे py, पहली बार में ध्यान में देखते जाओगे, ये py। और अगर ये py ऑर्बिटल है और इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है थर्ड कार्बन के साथ, तो थर्ड कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल होना पड़ेगा यहाँ पे, py। ये अगर py तो इस कार्बन का भी क्या होना पड़ेगा, py। ये py आ जाएगा यहाँ पे। और pz तो ऑलरेडी इसका चला गया था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में, थर्ड कार्बन का px आ जाएगा। अब थर्ड कार्बन का pz चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, और ये py इसके साथ ओवरलैपिंग में, तो थर्ड कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल वहां पे, px। थर्ड कार्बन का बचा कौन सा px, क्योंकि pz हाइब्रिडाइजेशन में py इसके साथ ओवरलैपिंग में, तो बचा इस कार्बन का क्या px। और उसको ऐसे दिखा दो डायगोनली यहाँ पे, ये क्या है px। और अगर ये थर्ड कार्बन का px अगर आ रहा है, तो सेकंड कार्बन के साथ वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मींस सेकंड कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा यहाँ पे, px। ये px है, तो सेकंड कार्बन का भी px यूज हुआ होगा यहाँ पे, क्लियर है ये। तभी ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 2 3 के बीच में, ये px और ये px जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ। अब इस सेकंड कार्बन का pz चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, px चला गया इसके साथ ओवरलैपिंग में, तो सेकंड कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल, py। इसके पास बचा कौन सा py। अब इसके पास अगर py है, इस कार्बन का भी कौन सा होना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये py बनेगा। py रहेगा तभी इसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि ये py और ये py ही होगा इसका,
ये भी क्या रहना होगा, इसका भी पीवाई, इधर भी दिखा दो पीवाई, ये पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग करेगा, देन ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और फर्स्ट कार्बन का पीवाई चला गया लेटरल ओवरलैपिंग में, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल गया होगा फर्स्ट कार्बन का? px फर्स्ट कार्बन का पीवाई चला गया इसके साथ लेटरल ओवरलैपिंग में, तो जो sp2 आ रहा है यहाँ पे है, तो फर्स्ट कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल गया होगा हाइब्रिडाइजेशन में? चेक करो इसमें, px Z. px और pz। xz ये py XZ, किसका है? ये क्या रहा होगा इसमें xz, तो ये जो sp2 रहा होगा दैट मींस एक तो s है, बाकी px और pz, दैट मींस ये जो h और h होगा यहाँ पे है, h और h, ये किस प्लेन में आ रहा होगा यहाँ पे है? xz प्लेन में। तो जो मैंने एज्यूम किया हुआ था वहां पे, उसी प्लेन में ये दोनों h आ जा रहा है यहाँ पे, ये क्या आ जा रहा है इसमें xz प्लेन में ही। दैट मींस ये जो मॉलिक्यूल है ओवरऑल वो क्या रहता है इसमें यहाँ पे? प्लेनर, क्योंकि ये कार्बन तो एक प्लेन में ही, मेनली हाइड्रोजन को चेक करना था। यहाँ पे H और H भी xz प्लेन में जो मैंने एज्यूम किया हुआ था, और ये भी फाइनली xz प्लेन में आ जा रहा है यहाँ पे है। दैट मींस ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहता है? प्लेनर। ये क्या आएगा इसमें? प्लेनर। सर एक बार स्टार्टिंग वाला जो अज्यूम कैसे करते हो एक बार क्लियर कर दीजिए ना। एज्यूम बस ऐसे करना कि यहाँ पे हर एक कार्बन का पीजेड तो किसमें चला जाएगा, उसमें इंटरनल एक्सिस मानना है, और एक अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस साइज कार्बन का जो कि पीजेड हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो पीजेड और पीएक्स यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें मन करे यहाँ पे पीवाई पीजेड स्टार्ट करने का, तो पीवाई पीजेड मान करके स्टार्ट कर दो, बट एक जेड वाले को लेना है यहाँ पे, क्योंकि जेड ही क्या है? इंटरनल एक्सिस है, और इसका जेड, इसका भी जेड, इसका भी जेड, और इसका भी एक जेड अपने आप आ जाएगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में चला गया होगा। तो बचा कौन सा इसके पास? फोर्थ कार्बन का पीवाई। तो सोचना ये था कि sp2 है, एक s, दो पीवाई चला गया वो हाइब्रिडाइजेशन में, मैंने एज्यूम किया हुआ कि px pz चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, बचा कौन सा? फोर्थ कार्बन का पीवाई। और जब ये पीवाई है तो इसका भी पीवाई होना पड़ेगा, तभी फिर ओवरलैपिंग कर पाए। इस तरीके से सोचना है वहां पे। चलो इसको नोट करो, बाकी इसका कंक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके लिख पता करना है वहां पे, तो इसका जो कंक्लूजन है वो देखना है यहाँ पे हम लोग। इसको पहले ड्रॉ भी कर लो जल्दी से, काफी आसान सा है डायग्राम, तुम लोग समझने के लिए बस ये ड्रॉ किया हुआ डिटेल में, बाकी इसका कंक्लूजन जो है बस उतना ही याद रखना है तुम लोगों को। इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, वो क्या रहेगा उसमें? नॉन प्लेनर। ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, वो क्या जाना उसमें? प्लेनर। और इसका जो इस कंसेप्ट का जो सबसे ज्यादा यूज होगा जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे, कभी तो हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चरल, जब 12th में जाएंगे तो एक पार्ट रहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज रहा था उसका।
तो इसको नोट भी करो, कंक्लूजन ये देखना था इसमें। कर ले, नोट कर ले सब लोग। यस ओ सर, एक मिनट। तो करो, नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन पे। नोट डाउन कर लो इसको। देखो इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल आ रहा था, तो फर्स्ट एग्जांपल में कितना डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें? टू कंटिन्यू है डबल बॉन्ड्स। तो जब वन टू टू कंटिन्यू है डबल बॉन्ड हो, दैट मीन्स टू हो या फोर हो या सिक्स कंटिन्यू है डबल बॉन्ड हो, 2 4 6 8 10 कुछ भी रहे, तो 2 4 6 दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ कंटिन्यू है डबल बॉन्ड आ रहा है, वो कैसा मॉलिक्यूल रहेगा? हमेशा नॉन प्लेनर। ये जो एग्जांपल था सेकंड वाला, जिसका कि मैंने ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे, इसमें कितना डबल बॉन्ड आ रहा है? 1 2 3, 3 कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यू डबल बॉन्ड होगा, तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा रहेगा? प्लेनर। बस ये कंक्लूजन याद रखना है हमेशा। कैसे आता है वैसा डिटेल में कभी आता नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्टली बस इसको याद रखना। कहीं कोई पूछे कि कैसे आता है या आपने समझने के लिए लॉजिक क्या है उसका, कि प्लेनर नॉन प्लेनर क्यों आता है, उसके लिए मैंने डिटेल में ये बता रखा है अभी। बाकी कंक्लूजन याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इवन नंबर ऑफ कंटिन्यू डबल बॉन्ड होगा तो नॉन प्लेनर, ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यू डबल बॉन्ड होगा तो प्लेनर। देखिए इसमें 3 आ रहा था, 5 रहा था, 7 रहा था, तो वो भी सब क्या रहा था? प्लेनर ही। सर क्लियर है? कंक्लूड, हाँ बताओ। सर वो चारों कार्बन एक ही मतलब लीनियर इसमें होगा ना? लीनियर नहीं बोल सकते, ये कार्बन सब क्या है, इस केस में जो तीनों कार्बन है वो प्लेन में रहेगा, बट हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में रहता है वहां पे, और इसमें तो पूरा मॉलिक्यूल एक हाँ ही वही। प्लेन में यहाँ पे। बिल्कुल, ये क्या, और ये अगर sp है तो ये इस चारों कार्बन को इवन बोल सकते हो ये लीनियर भी है, क्योंकि sp आ रहा है, ये लीनियर भी रहेगा, प्लेनर के साथ साथ वो लीनियर भी होगा। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया हो गया, तो ये मेनली कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन अच्छे से नोट करके याद रखना है यहाँ पे। सर कंक्लूजन मत रब कीजिए। ठीक है, कंक्लूजन नोट कर लो अभी। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सर क्वेश्चन है या टॉपिक है? देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है ये, कुछ एग्जांपल में लूंगा, उसमें उसका बॉन्डिंग डिस्कस करना है, क्वेश्चन नहीं है ये। तो मैं कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। एक तरह का हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे कि डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबसे फर्स्ट है इसमें SO2। कर लिया तो सब लोग नोट डाउन कर लिया यहाँ तक, लास्ट तक? यस सर। चलो ठीक है फिर।
तो देखते हैं यहाँ पे SO2 के बॉन्डिंग डिस्कस करने का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि SO2 में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा S। सल्फर का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 6, 2 ऑक्सीजन है, और जब 2 ऑक्सीजन है तो वो क्या आ रहा होगा उसमें, न्यूट्रल हाइड्रेट में डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर रहा होगा इसमें यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने SO2 का सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे सोचना है कि इसमें जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बन रहा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा यहाँ पे। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन बताओगे। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 सही है। 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, दैट मींस sp2। पाई बॉन्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो रहा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग Lateral ऑफ p ऑर्बिटल। ध्यान से सुनोगे, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या कहीं भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होता है, ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखने की जो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आ रहा था, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है दैट मींस कितना sp2 आएगा यहाँ पे, 3sp2। और ये जो 3sp2 आ रहा है, ये 3sp2 कौन सा रहेगा, मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूं। तो इस सल्फर का एक ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो 3 sp2 जो बनेगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे, एक इधर और एक इधर आ रहा है। और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा वहां पे, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है। तो सिंपल यहाँ पे सोचना था कि जो 3 sp2 आ रहा था, तो 3 sp2 में मैं इसी में दिखा देता हूँ, एक जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिससे कि ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा। दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड बना है, कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड, मैं इसको मान लूं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी कैसे बना होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग, सल्फर का sp2 और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। और ये जो लोन पेयर आ रहा है, एक्चुअली में ये लोन पेयर भी किसमें रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। फिर से ध्यान से सुन लोगे इसमें कि सल्फर का मैंने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, देन फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या मीनिंग है कि 3 sp2 बनेगा जब भी आएगा। एक sp2 से ये सिग्मा बॉन्ड, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ये सिग्मा बॉन्ड, और एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ये लोन पेयर रहा होगा। बच गया 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है। या थोड़ा सा और मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूं, ये क्या रहेगा, इसमें नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, 3s2 3p4। अब SO2 का बॉन्डिंग किस स्टेट में हो रहा होगा, ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में, सोच के बताओ सब लोग। ग्राउंड। SO2 Ground हाँ state. बताओ, मैं सोचना उसमें ये 3s और ये 3p excited एक्साइटेड। ग्राउंड स्टेट में, जिसके पास 2 ही अनपेयर्ड है, लेकिन बॉन्ड कितना बना रहा है सल्फर, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। 4 चाहिए ना, तो फिर एक। टोटल बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। दैट मींस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पे है। ये क्या रहेगा, 3s 3p। अब होता क्या है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर जाएगा, किसमें शिफ्ट करेगा, तो सल्फर थर्ड पेयर का एलिमेंट है, p इसके पास orbital. d orbital वैकेंट ऑर्बिटल भी है यहाँ पे। जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये क्या था, ग्राउंड स्टेट, ये 3s। और जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 3D में, ये क्या आता है कि यहाँ पे आ जाएगा।
अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। अब सोचना इतना ड्रॉ करने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था सल्फर का, sp2, दैट मींस एक s, ये क्या था 3s, 3p और ये d, एक s और 2p, ध्यान से देखोगे एक s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया होगा, देन ये sp2 बना होगा, और कितना sp2 बनेगा इसमें, 3sp2। क्लियर है? उसमें एक s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया होगा, sp2 बना होगा, और ये जो 3sp2 बन रहा है, एक sp2 से ये सिग्मा बॉन्ड, एक sp2 से ये सिग्मा बॉन्ड, और एक sp2 में ये लोन कर रहा होगा यहाँ पे। अब आगे देखना है, इसमें जो 2 पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे SO2 में, ये दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्योर p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल से, दैट मींस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं हो, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर p और d ऑर्बिटल से होगा, दैट मींस जो प्योर हो, अनहाइब्रिडाइज हो। इसमें अनहाइब्रिडाइज कौन सा बचा है इसमें, एक तो p वाला है जो कि प्योर है, और एक ये d है जो कि प्योर है, ये तो हाइब्रिडाइज हो गया यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है। अब जो प्योर वाला ऑर्बिटल बचा है इसमें, इसकी जरूरत ही नहीं यहाँ पे है, इसी में देख लो डायरेक्टली, इसमें जो 2p है, जो 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो सल्फर के पास 2 प्योर p ऑर्बिटल है, ये प्योर वाला में p और एक d, तो प्योर जो ऑर्बिटल एक p और एक d बचा रह गया, अभी एक जो पाई बॉन्ड बना होगा यहाँ पे, तो सल्फर का p ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, और ऑक्सीजन का तो हमेशा p ऑर्बिटल यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कन्फिगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p4, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो हाफ फिल रहेगा वो किसमें, 2p में ही रहेगा, यहाँ पे 3d तो होता ही नहीं इसके पास, ये 2p ही यूज होगा वहां पे। तो ऑक्सीजन का तो हमेशा 2p ऑर्बिटल यूज होगा ओवरलैपिंग में, और सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल होगा इस पाई बॉन्ड के लिए, एक जो यहाँ पे p है, ये यूज हो जाएगा सल्फर का इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, p ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, और सल्फर का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का भी p और सल्फर का भी p, तो दोनों के p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस इसको बोलते हैं हम लोग p पाई बॉन्ड। अब सल्फर के पास कौन सा बचा, ये जो पाई बॉन्ड था वो तो p ऑर्बिटल यूज कर लिया, अब ये पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना होगा सल्फर का, सोचो इसमें, d पाई और p पाई, D पाई P पाई। p पाई d पाई। इसमें सिंपल सा है, सल्फर का चेक करना, बाकी ऑक्सीजन का तो हमेशा p ऑर्बिटल रहेगा। तो सल्फर की बात करें तो सिंपल सा था, सल्फर का 2 एक s और 2p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 बन गया, जो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और लोन पेयर कंटेन करेगा। अब इसके पास 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है सल्फर को, और सल्फर को अगर 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके पास 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, चाहे p या d हो। तो प्योर इसके पास ये दोनों क्या अभी भी प्योर, और वो दोनों अगर प्योर है वहां पे, एक पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा इस प्योर p ऑर्बिटल से, तो सल्फर का एक p ऑर्बिटल आ गया और ऑक्सीजन का तो p, दैट मींस ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या रहेगा, p पाई बॉन्ड। अब सल्फर के पास कोई p बचा ही नहीं, 2p चला गया हाइब्रिडेशन में, एक p ऑर्बिटल जो कि प्योर था उससे बॉन्ड बना लिया सल्फर, ये वाला पाई बॉन्ड, तो दूसरा वाला जो पाई बॉन्ड बचा उसमें सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, जो d वाला ऑर्बिटल है सल्फर का, तो सल्फर का d ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और ऑक्सीजन का हमेशा p ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सल्फर का d ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का हमेशा p ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, d पाई p पाई बॉन्ड, या इसको ज्यादा फेमस नेम है इसका p पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड। तो SO2 मॉलिक्यूल में 1 p पाई बॉन्ड और 1 p पाई d पाई बॉन्ड, या d पाई p पाई, जो भी वर्ड यूज करो इसमें, इसको नोट करो, मैं समझ एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से इसको, इसका लॉजिक क्या है, बट सिंपल सा है कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या था इसमें, sp2, तो 2p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में,
जिससे कि 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर आ रहा था, और 2 जो पी और एक 2 पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होना यहाँ पे, तो 2 पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड सल्फर के पी ऑर्बिटल से बनता और दूसरा पाई बॉन्ड सल्फर का डी ऑर्बिटल जो यहाँ पे प्योर है उससे बनता। और ऑक्सीजन का तो हमेशा पी ऑर्बिटल ही, दैट मींस पी पाई, और ये क्या आएगा ऑक्सीजन का पी, सल्फर का डी, दैट मींस पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी पाई डी पाई निकालना यहाँ पे, उसको नोट करो। और एक इसी तरीके का एग्जांपल है SO3। इसको कुछ भी समझे तो इसमें सोचना, क्वेश्चन यहाँ पे है SO3 में नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। हाँ बताओ यहाँ पे, हाँ बताओ कुछ डाउट हो? वो डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन में दिखाना चाहिए था ना कि डी यूज कर रहे हैं ऐसे। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारा, मैंने पहले सबसे पहले मैंने क्या पूछा था तुम लोगों से, हाइब्रिडाइजेशन, तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 आ रहा है, और जब sp2 ही आ रहा है दैट मींस एक s और 2 ही p हाइब्रिडाइजेशन में गया होगा, इसलिए sp2 ही आ रहा है यहाँ पे। ये डी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है, ये प्योर रह जा रहा है अभी, और जो प्योर रह गया तो उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और SO3 का भी स्ट्रक्चर सबको पता है, इसको पहले ड्रॉ कर लो। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन क्या है, SO3 में नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब इसमें देखोगे यहाँ पे ये तो आ रहा था एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। SO3 में जो बॉन्डिंग हो रहा होगा किस एक्साइटेड स्टेट में हो रहा होगा, या ग्राउंड स्टेट में हो रहा है SO3 का बॉन्डिंग? एक्साइटेड सर Second सेकंड excited एक्साइटेड। तो ये उसमें वो क्या है, इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि बॉन्ड कितना बना रहा है सल्फर, टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा 3 पाई, तो टोटल अगर 6 बॉन्ड बना है दैट मींस 3 टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 6 अनपेयर्ड सल्फर के पास कब मिल पाएगा, जब ये S जो है यहाँ पे, इस S का भी ये इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के अनपेयर्ड होगा, D में आकर के, ये S 3S। इसको पहले प्रॉपर नोट डाउन कर लोगे फॉर SO2। SO3 का मैं बिल्कुल अलग से देख रहा है यहाँ पे। ये क्या जा रहा है 3p, और जब इसका भी इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे तो 3D में दो इलेक्ट्रॉन अब दिखेगा यहाँ पे। सर सोचने का तरीका क्या था, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है कि SO3 का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ इसमें सोच क्या है? sp3d2 सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं, sp3 सर sp2 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 मैंने है क्या सर। बताया हुआ है, स्टेरिक नंबर रूल क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, क्लियरली याद रखना है।
यहाँ पे ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है। दैट मीन स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई भी लेना देना नहीं है वहां पे, क्लियर है। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही रहेगा। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक s और 2p ये हाइब्रिडाइज हुआ होगा, एक s और 2p हाइब्रिडाइज हुआ होगा, तभी ये क्या बना होगा इसमें sp2। कितना sp2 आएगा? 3sp2। 3sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उसके ओवरलैपिंग से। इसमें जो 3 sp2 आ रहा होगा वो तीनों sp2 क्या कर रहा होगा? इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। एक ये सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा, कोई भी एक पाई, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। तो 3 sp2 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था उसी से ये 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। बचा क्या तुम्हारे पास इसमें? यहाँ पे एक ये पाई पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब सोचना था सल्फर कितना पाई बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बना रहा है सल्फर। तीनों सिग्मा तो यूटिलाइज हो गया यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। जो 3 sp2 आ रहा था उसी तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया। बचा तुम्हारा 3 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, जो अनहाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। अनहाइब्रिडाइज कौन कौन सा है जो प्योर है? तो प्योर वाला में एक ही पी है जो कि प्योर बचा, क्लियर है। दो तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। जो प्योर है सल्फर का सिर्फ एक ही पी है जो कि प्योर है। दैट मींस ये जो कोई भी एक जो 3 पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, मान लेते हैं ये पाई बॉन्ड सल्फर का जो कि प्योर पी ऑर्बिटल था उसको यूज कर रहा है, तो सल्फर का ये पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से। दैट मींस सल्फर का भी पी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन तो हमेशा पी ऑर्बिटल रहता ही है। दैट मींस ये बॉन्ड पी पाई बॉन्ड आ गया। अब सल्फर के पास तो पी बचा ही नहीं, क्योंकि 2 पी हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। एक पी इस बॉन्ड के ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, लेटरल ओवरलैपिंग। अब जो 2 पाई बॉन्ड बन रहा है वो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? पाई पी पाई डी पाई। दैट मींस सल्फर का डी ऑर्बिटल यूज होगा। सल्फर का डी ऑर्बिटल, कितना डी ऑर्बिटल प्योर है? अभी भी 2 ऑर्बिटल प्योर है डी का। एक जो डी रहा होगा, मान लेते हैं ये डी, ये जो पाई बॉन्ड बना होगा सल्फर का डी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का तो हमेशा पी, और ऑक्सीजन का पी दैट मींस पी आ गया, और सल्फर का डी दैट मींस पी पाई डी पाई। और ये भी जो एक पाई बॉन्ड होगा वो कौन सा ऑर्बिटल से बना होगा? तो सल्फर का डी पी पाई डी पाई जो बॉन्ड। बचा है तो ये भी क्या होगा? पी पाई डी पाई बॉन्ड। SO3 मॉलिक्यूल में इसमें क्या था? एक पी पाई एक पी पाई डी पाई। SO3 में पी पाई बॉन्ड जो है तुम्हारा इसमें पी पाई बॉन्ड वो कितना आ रहा है इसके इसमें 1, और पी पाई नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड वो कितना आ रहा है इसमें यहाँ पे 2। इसको भी नोट करो, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। ये वाला जो पार्ट है मेन शुगर में तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्ट है उसमें डिटेल में जाकर के पूछता है कि किसी मॉलिक्यूल में पी पाई कितना, पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना। ये चीजें फिर एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ आंसर बता भी रहे थे फिर उसके इसमें। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से उसके सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, और फिर जो प्योर बचेंगे उससे ये पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड डी पाई बॉन्ड बनेंगे ना। बिल्कुल सही है। जो प्योर बच गया तो प्योर कितना था इसमें? एक पी प्योर था और 2 डी प्योर है। दैट मीन्स 3 प्योर बचा तो 3 पाई बॉन्ड बनेगा। एक जो प्योर वाला पी है उससे पी पाई दैट मीन्स सल्फर का एक पाई बॉन्ड जो होगा वो पी ऑर्बिटल यूज करेगा, और बाकी जो सल्फर का 2 पाई बॉन्ड है वो डी ऑर्बिटल यूज करेगा, क्योंकि 2 प्योर है वहां पे।
कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था इसमें, यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। चलो फर्स्ट तो नोट डाउन कर चुके होगे इसमें, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमर ऑफ SO3। SO3 के ट्राइमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ट्राइमर ऑफ SO3। और SO3 का ट्राइमर बोलने का मतलब क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाएगा, S3O9। SO3 का ही ट्राइमर है S3O9। ट्राइमर बोलने का क्या मीनिंग है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, डाइमर है दैट मीन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पे S3O9 का, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, अब ये सब तो उसमें multiply 3 pi है। bond, 3 p pi bond and 6 p pi d pi bond. एक मिनट वेट करो, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बाद सोचोगे। अब S3O9 में इसका जो स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे है, उसका ये सब मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज में आ जाता है, और कुछ मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज जो भी होते हैं उसका डायरेक्टली तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वहां इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखो ध्यान से, SOS SOS डबल बॉन्ड दो, सल्फर का इलेक्ट्रॉन 6 तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना पाएगा, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। ये SO3 के ट्राइमर का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें कि 3 SOS बॉन्ड है, एक SOS बॉन्ड, ये आ रहा है SOS SOS, और ये SOS बॉन्ड। इसको मैं बताता हूँ क्या करना है, पहले ये यहाँ पे क्लियर करो, SO3 वाले का यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। और क्वेश्चन Yes, sir. इसमें भी वही है कि SO3 के ट्राइमर का स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर सामने है, स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए बट मैंने अभी लिख दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को देख करके बताना है कि इसमें p पाई बॉन्ड कितना है और p पाई d पाई बॉन्ड कितना है, सोच के बताओगे सब लोग। तो सबसे पहला काम क्या करो, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। सल्फर का जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फिर क्लियरली पता चल पाएगा। तो मैंने हिंट दिया, आगे सोचो। sp3 सही है। अब आगे तुम्हें सोचना है कि हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ गया sp3, बाकी तुम्हें सोचना है कि p पाई कितना, p पाई d पाई कितना। p pi bond. हाँ बताओ। अब देखो सोचने का तरीका क्या है, इसको नोट, इसमें भी सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। और सल्फर अगर 6 बॉन्ड बना रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स सेकंड एक्साइडेड शीट में ये भी आ रहा होगा। क्लियर है? इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं, ये क्या इसमें सेकंड एक्साइडेड शीट में ये भी अनपेड हो जाता है, 3s वाला भी। ये तभी हम लोग ड्रॉ किए हुए थे पहले, 3d सेकंड एक्साइडेड शीट का ये आ रहा था। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था सल्फर का, sp3। क्लियर है? और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो आ रहा है तुम्हारा इसमें एक p s, बचा ही नहीं. एक s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। अब इसके पास प्योर वाला p बचा ही नहीं, एक s और 3p, दैट मींस sp3 कितना sp3 बनेगा, 4 sp3।
और इसी 4sp3 से अगर 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सल्फर? 4। क्योंकि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसी से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सही है, कुछ लोगों के आंसर आ भी रहे हैं। ओमकार, सनिका सही आंसर। बाकी देख लोगे इसमें यहाँ पे जब sp3 आ गया तब इसके पास तो एक मतलब कोई भी s और p बचा ही नहीं। दैट मीन्स जो 6 ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा सल्फर के अराउंड 1 2 3 4। ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा होगा? 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। क्लियर है? अब इसमें बचा कितना? पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड बना रहा है सल्फर, और सल्फर के पास कोई प्योर p तो है ही नहीं। तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? डी वाला आएगा। सल्फर के पास कोई प्योर p बचा ही नहीं जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। तो जो पाई बॉन्ड बना रहा है सल्फर 2 पाई बॉन्ड, वो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा यहाँ पे? ये दोनों पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज हो रहा होगा। दोनों पाई बॉन्ड सल्फर के कौन सा यूज करेगा? डी ऑर्बिटल ही। दैट मींस ये वाला जो पाई बॉन्ड है तुम्हारा वो भी ऑक्सीजन का p वाला, ऑक्सीजन का तो हमेशा p और सल्फर का d। दैट मींस ये भी p पाई d पाई, ये भी ऑक्सीजन क्या होगा तुम्हारा? p पाई d पाई। और सिमिलरली यहाँ पे p पाई d पाई, यहाँ पर भी क्या था सेम तरीके से p पाई d पाई, p पाई d पाई, और यहाँ भी p पाई d पाई। तो नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड क्या आ जाता है इसमें? 0। और p पाई d पाई बॉन्ड कितना आ रहा है? 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 इधर भी आता है, 2 यहाँ पर भी। तो कितना आया था वहां पे? 6। सही है, बाकी लोगों के भी आंसर सही आ रहे हैं इसमें। आई थिंक कुछ तो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। और भी एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बट आई थिंक यहाँ तक इस एग्जांपल और भी क्लियर हो गया कैसे सोचना है। क्लास एग्जांपल देख लोगे यहाँ पे p पाई d पाई वाले केस में। ClO4 माइनस है, पर क्लोरेट आयन है। इसमें बताना है तुम्हें नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड। बस 2 मिनट और लगेगा, देख लोगे सब लोग। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ClO4 माइनस पर क्लोरेट आयन इसका नेम है। सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा इसमें? क्लोरीन। 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा होगा इसमें? डबल बॉन्ड न्यूट्रल कंडीशन में। और जब ऑक्सीजन हो और नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज कहां पे जाता है? ऑक्सीजन पे। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब तुम्हें सोचना है इसका खुद से कि p पाई बॉन्ड कितना है और p पाई d पाई बॉन्ड कितना है। सोचना कैसे स्टार्ट करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके। इतना मैंने हिंट दिया, बाकी अब से ट्राई करो। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, मेनली सब जो बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, ये सब एडवांस वाला पार्ट है। मैक्सिमम एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पे सोचने का तरीका इसमें भी क्या है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है? टोटल 7 बॉन्ड। तो क्लोरीन का जो बॉन्डिंग हो रहा होगा वो किस एक्साइटेड स्टेट में हो रहा होगा? सोचो उसमें। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नहीं, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले इसका। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। नहीं, फोर्थ भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा सोचना है। सेकेंड में आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो मिला है उसको बाहर से। देखोगे इसमें कुछ लोग फर्स्ट कुछ फोर्थ में जा रहे हो। इसका पहले बॉब डायग्राम ड्रॉ करना तो सिंपल है। 3s2 3p5 इसका कन्फिगरेशन लिखा मैंने। ये क्या था तुम्हारा? 3s 3p और 3d इसके पास भी वैकेंट है। क्लियर है? सेकंड में ही आ जाता है। सेकंड या कुछ और सोचना उसमें। ये 3s 3p 3d, एक इलेक्ट्रॉन इसका अभी एक ही अनपेयर्ड है इसके पास। अभी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड चाहिए? 7। और 7 अनपेयर्ड कब मिलेगा? सर जब थर्ड ये में इधर आएगा।
सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इसका भी इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा दैट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, इसको दिखा लो अब यहाँ पे 1, ये भी अब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसमें यहाँ पे है 1 2 3 4। अब देखो इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 आया या नहीं आया। अब इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या था इस क्लोरीन का, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ तुम लोग पहले तो क्लोरीन का। sp3 sp3d2 sp3 ओनली सिग्मा बॉन्ड को कहीं करना है, पाई बॉन्ड से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखना, और लोन पेयर अगर होता तो लोन पेयर तो है नहीं क्लोरीन के पास, इलेक्ट्रॉन 7 था, 7 का सब इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्डिंग में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 4 sp3। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये एक s और 3 p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, और वो क्या हो जाएगा sp3। कितना sp3 बनता है, 4 4 sp3 sp3। ये कितना बनता है 4 sp3, और सिग्मा बॉन्ड भी कितना आ रहा है यहाँ पे 4। दैट मींस चारों का चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, तो p कोई भी नहीं बचा। लेकिन पाई बॉन्ड कितना बनाना है क्लोरीन को, 3 पाई बॉन्ड भी बनाना है, और p तो है नहीं अब। दैट मींस क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा वहां पे, d d ऑर्बिटल। d orbital 3p अब pi d सोचो, pi 0p pi p pi तो p पाई क्या आ जाता है इसमें 0, और p पाई d पाई क्या आ जाता है इसमें 3, क्योंकि तीनों पाई बॉन्ड अब d ऑर्बिटल यूज करेगा क्लोरीन का, और ऑक्सीजन का तो हमेशा p, तो क्लोरीन का तीनों जो d और तीनों पाई बॉन्ड होगा d ऑर्बिटल यूज करेगा, वो p पाई d पाई 3 और p पाई 0। तो ठीक है, इसको यहाँ तक नोट डाउन करो। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ करके फिर सोचना कि क्या होगा वहां पे। या कुछ डाउट है इस दोनों एग्जांपल में तभी बोर्ड पे, तो उसमें बताओ, बाकी लोग नोट करो इसको जल्दी से, यहाँ तक के रखते हैं हम लोग। बाकी होमवर्क तुम्हारा वही है, सेक्शन में भी अभी करना है। 3 कैसे आया वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। सर p पाई d पाई 3 कैसे आया वो समझ अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है, इसमें जो 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, और जब एक s और 3 p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, ये तीनों p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो प्योर तो रहा ही नहीं p, और हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्योर ऑर्बिटल से, तो प्योर ऑर्बिटल में तो p बचा ही नहीं, तो प्योर कौन सा बचा है इसके पास, 3 d ऑर्बिटल प्योर है, और इसी तीनों प्योर d ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है क्लोरीन का। यही जो तीनों प्योर p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, उसी तीनों d ऑर्बिटल से ये तीनों पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ये पाई बॉन्ड भी p पाई d पाई, ये पाई बॉन्ड भी p पाई d पाई, और ये पाई बॉन्ड भी p पाई d पाई। तो ये तीनों पाई बॉन्ड d ऑर्बिटल यूज कर रहा है क्लोरीन का। यस सर, आ गया समझ गया सर। इसमें कुछ पूछ रहे हो सर केमिकल बॉन्डिंग 2 में कितना बचा है, बहुत ज्यादा नहीं, 2 लेक्चर और लगेगा केमिकल बॉन्डिंग 2 में। एक लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक की है, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना है, और एक लेक्चर में बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, तो 2 लेक्चर और बचा हुआ है। दैट मींस इस वीक में पूरा की मतलब 3 लेक्चर और भी बचा हुआ है, 3 लेक्चर में ऑलमोस्ट हो ही जाएगा केमिकल बॉन्डिंग 2। चलो ठीक है, टाइम हो गया है, सेशन में यही तक रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों का। थैंक यू सर। इसमें पूछ रहे कुछ लोग सर ओवरऑल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में कितना बचा है, तभी तो GOC1 पूरा बचा हुआ ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक पी ब्लॉक। तो तुम लोगों का सिलेबस जो है मार्च एंड तक जाएगा ही, और मार्च एंड तक जाएगा मतलब ये मिड मार्च तक, मार्च एंड तो नहीं, मिड मार्च तक जाएगा तुम लोगों का, 15 मार्च तक, और फिर 1 अप्रैल से 12th स्टार्ट होता है तुम्हारा। सर बहुत फिजिकल time अपने केमिस्ट्री पास। में इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स बस इतना ही
नहीं, उसमें फिर आयनिक इक्विलिब्रियम रहेगा तुम्हारा, आयनिक बेस। केमिकल के बाद फिर आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर होता है, और फिर एस एंड पी ब्लॉक। तुम्हें जे कि कुछ लोगों को जो स्वप्न सर पढ़ा रहे हैं तो स्वप्न सर एस एंड पी ब्लॉक स्वप्न सर ही पढ़ाएंगे वहां पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है एस एंड पी ब्लॉक। बाकी क्योंकि जीओसी ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पार्ट होता है तो अभी बचा है उसको देखेंगे हम लोग। तो ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग। तो सिलेबस तो हम लोगों का काम है, तुम लोगों का काम ये है कि जो हो रहा है उसको अच्छे से करना, सिलेबस पूरा करना वो हम लोगों का काम है कि कब होगा, बट जो हो रहा है तुम लोग अच्छे से उसको करते जाओ, तो सिलेबस तो अपने आप जब खत्म होगा तो अच्छे से हो पा रहा होगा तुम लोगों का भी। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहीं पे।